चलिए जी, अब इसके पढ़ने में एक्सेप्शंस, ठीक है जी। आपकी बुक में ही टॉपिक दे रखा है नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन जहां खत्म होती है, उसके बाद दे रखा है फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स, की नीचे कुछ तकरीबन 6 एक्सेप्शंस दे रखे हैं, 6 लोग बता रखे हैं जो नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में काउंट नहीं होते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है जी। और ट्रस्ट मी, अगर आपने डेफिनेशन को अच्छे से समझा है तो ये 6 के 6 एक्सेप्शंस आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए जी, एक एक करके शुरू करते हैं। पहला एक्सेप्शन है जी हमारा, या जो इंक्लूड नहीं होता नॉर्मल रेसिडेंट में, वो लिखा हुआ है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। अगर फॉरेन से कोई टूरिज्म के लिए, घूमने फिरने के लिए कंट्री में आया है, या बाहर से कोई विजिटर आया है, देखिए इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, कौन लोगों का जिक्र किया है, हु विजिट कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस एटसेट्रा, ठीक है जी। कोई पढ़ने के लिए आ गया, कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए आ गया, जैसे क्रिस गेल का हमने एग्जांपल लिया ही था, कोई एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया, कॉन्फ्रेंस के लिए आया, कोई हॉलीडे के लिए आया, घूमने फिरने के लिए आया, ठीक है, आपकी कंट्री के अंदर, तो इसको हम नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। सर ये तो हमें वैसे भी पता था। आप डेफिनेशन फॉलो करो बेटा। जस्ट बिकॉज कोई आपकी कंट्री में क्रिकेट खेलने आया है, जस्ट बिकॉज आपकी कंट्री में घूमने आया है, जस्ट बिकॉज आपकी कंट्री में पढ़ने आया है, तो बेटा उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट चेंज थोड़ी हो जाएगा। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका कहां लाई करेगा, उसकी होम कंट्री के अंदर ही, ठीक है ना। वो एक अलग बात है कि वो इंडिया में घूमने आए, और अच्छा कोई घूमने आता है या फिर बिजनेस कॉन्फ्रेंस करने आता है, स्पोर्ट्स के लिए आता है, कोई छोटे मोटे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ गया, रिक्रिएशन के लिए आ गया, तो वो 1 साल से ज्यादा रहेगा भी नहीं। यूजुअली आदमी घूमने आता है तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ठीक है, इससे ज्यादा थोड़ी। मान लीजिए आप कोई टूर्नामेंट खेलने भी आए तो टूर्नामेंट 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, 4 महीने चलेगा, 5 महीने चलेगा, बट साल भर आप कहां रहेंगे। तो मोर देन 1 ईयर तो आप वैसे भी रह नहीं रहे हो, और अगर आप मोर देन 1 ईयर नहीं रह रहे हो तो जो पहला पॉइंट है ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन दैट कंट्री, वो फुलफिल नहीं होगा। और मैं कहता हूं चलिए वो फुलफिल हो भी जाए तो दूसरा पॉइंट जो है हमारा, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करना चाहिए इस कंट्री में, वो नहीं होगा। क्योंकि बाहर से कोई व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई करने आया है, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है, या घूमने फिरने आया है, तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये कंट्री नहीं बन जाता। अर्निंग तो उसकी वहीं से हो रही है ना, उसकी होम कंट्री से। यहां तो वो घूमने आया है, पढ़ने आया है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है, अर्निंग कहां हो रही है, अर्निंग उसकी मेन कंट्री में हो रही है। हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, पढ़ाई के लिए जो खर्चा है वो यहां हो रहा है, लेकिन बाकी का जो उसका मोर ओवर कंजम्पशन है वो उसकी होम कंट्री में हो रहा है, वेल्थ एक्यूमुलेशन उसका होम कंट्री में हो रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करता है, अपनी होम कंट्री में। तो इसलिए जो पहला पॉइंट है, अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से समझी हुई है तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स जो होते हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होते हैं। आई होप आई एम क्लियर। दिस वाज पॉइंट नंबर 1। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अगर किसी भी पॉइंट में कभी भी आपको कोई डाउट फील हो तो यू कैन मैसेज, और आप बोल भी सकते हैं। चलिए जी, दूसरा टॉपिक है जी हमारा, दूसरा जो पॉइंट है, एक्सेप्शन है, जिसको हमें नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं करना, वो है जी हमारा फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। फॉरेन कंट्री का एम्बेसी अगर इंडिया के अंदर है, चलिए जी यहां पर देखिए फटाफट, फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटियर। ये इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटियर है, ये हम ऑलरेडी पार्ट कवर कर चुके हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी वाली जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हम सब कर चुके हैं। अगर मान लीजिए ये इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटियर है और यहां पर एम्बेसी है किसी दूसरी कंट्री की, फॉर एग्जांपल रशियन एम्बेसी है, यहां पर क्या है जी, रशियन एम्बेसी, तो हम जानते हैं कि जो रशियन एम्बेसी वाला पार्ट है ये हम अपने पॉलिटिकल फ्रंटियर से या डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं करते। इज दैट क्लियर? ये पार्ट हम काउंट नहीं करते। तो बेटा अगर एम्बेसी के अंदर कोई भी इंप्लॉइज है, कोई भी स्टाफ है जो एम्बेसी के अंदर ही रह रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो इंडिया में रह रहा है, या हम ये बोलेंगे इस कॉन्सेप्ट के तौर पे हम क्या बोलेंगे, वो इंडिया में रह रहा है कि इंडिया में नहीं रह रहा है? बताइए मुझे, जवाब दीजिए चैट बॉक्स में, आई एम वेटिंग। मुझे बताइए ये वाला जो पार्ट है रशियन एम्बेसी, ये कहां की डोमेस्टिक टेरिटरी है? ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है या रशिया है? बताइए फटाफट, कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। आंसर के लिए मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट जवाब दीजिए जी। अगर इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर रशियन एम्बेसी है तो ये रशिया का पार्ट है। जवाब आ गया, वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब है जी, ये रशिया का पार्ट है बेटा। अगर ये रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है तो इसके अंदर जो भी लोग रह रहे हैं वो नॉर्मली ऑर्डिनरीली इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं कि ऑर्डिनरीली रशिया में रिसाइड कर रहे हैं? रशिया में रिसाइड कर रहे हैं, करेक्ट। अब क्योंकि वो ऑर्डिनरीली रशिया में ही रिसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। आई होप आई एम क्लियर, डन है जी ये पार्ट।
तो दो एक्सक्लूजन हमने कर लिए, 2 पॉइंट हमने कर लिए। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं जी हम। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। अगेन फिर से वही कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी वाला जो हमने क्लास 1 में किया था। अगर ये इंडियन इकोनॉमी है, ये इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटियर है, और यहां मैं आपको बताऊं कि इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर यूएनओ का ऑफिस है। किसका ऑफिस है जी? यूएनओ का ऑफिस है। तो यूएनओ का जो ऑफिस है, ये अपने आप में यूएनओ का ऑफिस, ये भी बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है या डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कोई दूसरा कंट्री है, या फिर ये किसी की भी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, ये इंटरनेशनल स्पेस है। अगर आपने पहली वाली क्लास देखी हुई है तो आपको पक्का ये पता होगा कि यूएनओ का जो ऑफिस है वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है या ये एक इंटरनेशनल स्पेस है, और इसे हम किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं बोल सकते, किसी भी कंट्री से रिलेटेड नहीं है यूएनओ का ऑफिस। ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब। ये एक इंटरनेशनल स्पेस है बेटा, ठीक है ना, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो हर्ष, ये एक इंटरनेशनल स्पेस है और ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। अब क्योंकि ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, तो बेटा ये जो ऑफिस है, क्या ये कभी भी, क्योंकि रेजिडेंटशिप का जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो तो ऑर्गेनाइजेशंस पे भी लगता है, ठीक है ना। मैं इसी के कॉन्ट्रेरी में यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री बना देता हूं। ये देखिए, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑफिस है। आप मुझे बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो ऑफिस है, क्या ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कि नहीं है? ये नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कि नहीं है? बताइए फटाफट, जवाब दीजिए मुझे। क्योंकि देखिए, रेसिडेंट कोई भी बन सकता है, इंडिविजुअल भी बन सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी बन सकती है। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये नॉर्मल बन सकती है कि नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये कहां पर है? ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ही है। लेकिन यूएनओ का जो ऑफिस है, इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर होने के बावजूद, हमने डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन में सीखा था कि इस पार्ट को डोमेस्टिक टेरिटरी से क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं। इसलिए बेटा यूएनओ कभी भी इंडिया का रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। इंडिया का क्या, वो किसी भी दूसरी कंट्री का रेसिडेंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि यूएनओ का ऑफिस जिस भी डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा, वहां से हम उसको क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। और यूएनओ का ऑफिस, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो इंटरनेशनल स्पेस का पार्ट होती हैं, वो किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं होती। ये हमने डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन के टाइम पे समझ लिया था। डन। तो हमारा तीसरा जो एक्सक्लूजन है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक हमने 3 चीजें समझी जो जो नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होती। पहला है हमारा फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, वो हमने समझ लिया कि क्यों नहीं होता। दूसरा है हमारा फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड आर्म्ड फोर्सेस, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये भी हमने समझ लिया कि क्यों नहीं होता। और उसके बाद तीसरा है जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, ये भी हमने समझ लिया कि ये क्यों नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि ये इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही नहीं है। चलिए जी, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है जी इंप्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट बहुत बढ़िया है, ये आपको बड़े ध्यान से सुनना है। ये पॉइंट, अभी तक बात चल रही थी यूएनओ की, लेकिन अब बात चल रही है बेटा यूएनओ के इंप्लॉइज की। ये यूएनओ है, यूएनओ तो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में कभी भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बनेगा, लेकिन जो इसके इंप्लॉइज हैं, इसके अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब चलिए देखिए, 2 लोग हैं, मैंने 3 फोटोज बनाई है टोटल, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको इसका और इसका 2 का एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है जी, मान लीजिए ये जो पर्सन है, पहला वाला पर्सन जो है, ये है फॉर एग्जाम्पल चाइना का, ठीक है जी, और ये जो दूसरा वाला पर्सन है, ये है फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से, ठीक है जी, और ये ये इंडिया है जी, ठीक है जी। चलिए, इंडिया के अंदर यूएनओ का ऑफिस है, इसमें अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंप्लॉइज काम कर रहे हैं। उसमें से हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पहले वाले और तीसरे वाले इंप्लॉय की बात कर रहे हैं। पहला वाला चाइना से है और तीसरा वाला अमेरिका से। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या चीज है बेटा, यहां पर आपको एक बहुत छोटा सा एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है। अगर ये इंप्लॉइज, यूएनओ के इंप्लॉइज किसी भी कंट्री में काम करते हैं और वहां रहते हैं फॉर लेस देन अ ईयर, 1 साल से कम रहते हैं, तो ये नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे अपनी होम कंट्री के, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए चाइना वाला बंदा है, इसको इंडिया के यूएनओ ऑफिस में काम करते हुए अभी हुए हैं 8 मंथ्स। कितने मंथ्स? 8 मंथ्स, 8 महीने ही हुए हैं। तो कि ये साल भर से इंडिया में रहा है,
तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये कहां का रेसिडेंट काउंट होगा, चाइना का ही काउंट होगा, इंडिया का रेसिडेंट नहीं बनेगा। क्योंकि इंडिया का रेसिडेंट बनने के लिए अगेन पहली कंडीशन क्या है कि वो नॉर्मली रिसाइड करना चाहिए इंडिया में, और नॉर्मली रिसाइड करने का मतलब है कि वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहे। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है जी। 1 साल से ज्यादा रहता तो बात अलग थी, लेकिन क्योंकि 1 साल से कम रह रहा है तो जो इसकी होम कंट्री है ये वहीं का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाए। लेकिन जो दूसरा बंदा है, अमेरिका वाला बंदा है, मान लीजिए ये इंडिया के यूएनओ ऑफिस में काम कर रहा है तकरीबन 15 महीनों से, 15 मंथ से। क्योंकि पिछले 15 महीनों से ये यहीं कमा रहा है, यहीं खर्च कर रहा है, ठीक है, और इसको रहते हुए भी 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो बेटा ये बन जाएगा नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा जी। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, यूएनओ मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक अलग चीज है, इंप्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये अलग चीज है। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो कभी भी किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज की, तो अगर 1 साल है किसी भी कंट्री में 1 साल से कम पीरियड के लिए रहे हैं, तो फिर उनकी जो होम कंट्री है जहां से वो बिलोंग करते हैं एक्चुअली में, वहीं के नॉर्मल रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन अगर वो 1 साल से ज्यादा रह गए किसी भी कंट्री के अंदर, यूएस के ऑफिस में काम करते हुए किसी भी दूसरी कंट्री में, तो 1 साल से ज्यादा रुक गए, तो बेटा जिस कंट्री में वो लोकेटेड है, जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं यूएनओ के ऑफिस में, वो वहां के नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएंगे। डन। हर्ष बोल, बट सेंटर ऑफ, हाँ देखो सेंटर ऑफ है अर्निंग इनकम, स्पेंडिंग इनकम, एक्यूमुलेटिंग इनकम, तीन में से 2 पॉइंट जो है वो उसके यहां फुलफिल हो रहे हैं, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में ही है, तो वो अर्निंग इंडिया में ही कर रहा है। ऑब्वियसली वो अगर कंटिन्यूसली इंडिया के अंदर ही रह रहा है, 1 साल से ज्यादा हो गया उसको, वो कहीं बाहर नहीं गया, तो उसने सारी अर्निंग कहां की है, इंडिया में ही की है। और उसने अपनी सारी स्पेंडिंग भी, जो भी वो खर्च कर रहा होगा खाने में, पीने में, कपड़े में, वो सब कहां कर रहा होगा, इंडिया में कर रहा होगा। तो उसका मेजर पोर्शन ऑफ इनकम कहां स्पेंड हो रहा है, इंडिया में स्पेंड हो रहा है। बात बची सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेशन की, तो 3 में से 2 पॉइंट तो फुलफिल हो गए ना बेटा, तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई करने लग जाएगा, इंडिया में लाई करने लग जाएगा। हर्ष, आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, समझ में आया? आप डाउट आया आपको, पूछना चाहिए, वेरी नाइस। समझ में आया? लास्ट 1 साल से ज्यादा भी इंडिया में कर रहा है, स्पेंडिंग भी इंडिया में कर रहा है, ठीक है। वेल्थ एक्यूमुलेशन अगर नहीं भी कर रहा है, मान लीजिए, हो सकता है वो कर रहा हो, लेकिन मान लीजिए हम ये भी मान ले कि नहीं कर रहा है, बट स्टिल आउट ऑफ 3 2 चीजें वो इंडिया में ही कर रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट करने लग जाएगा, इंडिया अप्लाई करने लग जाएगा। हर्ष बेटा प्लीज रिप्लाई, समझ में आया या कोई और डाउट भी है? क्लियर है, डन, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो नॉर्मल रेसिडेंट है नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। तो पहले 4 पॉइंट हो गए हमारे, सिर्फ 2 पॉइंट और बचे हैं और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड लास्ट टॉपिक मैं बोल रहा हूं, देखिए सेकंड लास्ट टॉपिक है क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। और यहां पर भी कंडीशन सेम है जो अभी हम पढ़ कर आए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कोई फॉरेन से, बाहर से कोई शिप आया है, ठीक है, और शिप के साथ हमेशा क्रू मेंबर भी आता है। तो मान लीजिए रशिया से कोई शिप आया है, तो उसके अंदर जो क्रू मेंबर होगा वो भी रशियन होगा, ठीक है ना। कोई अमेरिका से शिप आया है, तो उसके अंदर भी क्रू कहां का होगा, अमेरिका का होगा। तो अब इस केस में हमें यह देखना है कि वो इंडिया में कितने समय तक स्टे करते हैं। अगेन आपको वही ध्यान रखना है, अगर वो 1 साल से ज्यादा स्टे करेंगे तो उनका जो नॉर्मली रिसाइड वाला पॉइंट है एज वेल एज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया का हो जाएगा, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएंगे। लेकिन अगर वो 1 साल से कम स्टे करते हैं इंडिया में, तो वो यहां पर जो हमारी पहली कंडीशन है जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि नॉर्मली उनको रिसाइड करना है पीरियड, वो फुलफिल नहीं होगी और वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, मान लीजिए ये इंडियन इकोनॉमी है, बाहर से एक शिप आया, ठीक है जी, बाहर से क्या आया, एक शिप आया, ठीक है, और वो शिप यहां आकर रुक गया, ठीक है ना, और पिछले 8 महीने से वो शिप यहीं है, ठीक है, और 8 महीने से शिप यहीं है, तो ऑब्वियसली क्रू भी यहीं होंगे। तो इन दिस केस जो क्रू मेंबर हैं वो इंडिया में रह रहे हैं 8 महीनों से, पिछले 8 महीनों से, बट स्टिल
वो इंडिया के रेसिडेंट नहीं होंगे। वो रेसिडेंट कहां के होंगे? वो रेसिडेंट माने जाएंगे अपनी होम कंट्री के, जहां से वो आए हैं। फॉर एग्जांपल रशिया से आए हैं तो उनका वो रेसिडेंट माने जाएंगे रशिया के, इंडिया के रेसिडेंट नहीं बनेंगे। अगर 1 साल से ज्यादा रुक गए ना, अगर 1 साल से ज्यादा वो इंडिया में रुक गए, 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड उन्होंने क्रॉस कर दिया, तो फिर वो जहां लोकेटेड है, जहां वो रह रहे हैं, अगेन क्योंकि पिछले साल भर से ज्यादा हो गए या पूरा साल आप यूं मान लीजिए उन्होंने कमाया इंडिया में, खर्चा इंडिया में, तो फिर से उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में हो जाएगा, मोर देन 1 ईयर इंडिया के अंदर स्टे हो जाएगा, तो फिर आई होप आई एम क्लियर। बताइए फटाफट। डन। लास्ट पॉइंट बचा सिर्फ, यहां तक क्लियर? जितने पॉइंट हमने किए हैं उनमें स्पेशल पॉइंट अगर है तो 2 ही स्पेशल पॉइंट है बेटा। एक तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का डिफरेंस समझे रखना है, ठीक है ना, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो कभी भी किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट होती ही नहीं है, उसके बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एम्प्लॉय है तो आपको ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय अगर लेस देन अ ईयर कंट्री में लोकेटेड है तो वो अपनी होम कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट है। मोर देन अ ईयर अगर वो किसी दूसरी कंट्री में लोकेटेड है, यूएनओ के ऑफिस में काम करते हुए, तो फिर जिस कंट्री में वो लोकेटेड है वो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। पहला स्पेशल पॉइंट ये था। दूसरा स्पेशल पॉइंट अभी अभी हमने कमर्शियल ट्रैवलर है जो बाहर से आए, उसके जो क्रू मेंबर, सीजनल वर्कर है। सीजनल वर्कर मींस जो पर्टिकुलर एक सीजन में काम करने आया है, उस सीजन में काम करेगा और वापस चला जाएगा। तो ऐसे लोग अगर साल भर से कम स्टे करते हैं आपके पास, आपकी कंट्री में, तब तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो साल भर से ज्यादा स्टे कर जाएंगे तो फिर जिस कंट्री में वो लोकेट कर रहे हैं उस कंट्री के वो नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएंगे। डन। अब रह गया हमारा लास्ट पॉइंट, और बड़ा ही पॉइंट है। लास्ट पॉइंट का नाम है जी बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स क्या होते हैं मैं फटाफट आपको बता देता हूं। देखिए बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है इस दुनिया में जो बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये कंट्री है और एक ये कंट्री है और दोनों का बॉर्डर लगता है, ठीक है, और इनके बीच में क्या है, ये बड़ी ही फ्रेंडली है, फ्रेंडली कंट्रीज हैं। तो यहां पर कोई आदमी रहता है, वो काम करने के लिए यहां चला जाता है इस कंट्री में, और काम करके शाम को वापस अपने घर आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं इस दुनिया में जो बड़ा ही फ्रेंडली सा हिसाब किताब है। मैं हमारी कंट्री भी है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। हमारी कंट्री और नेपाल दोनों ही नेपाल एक डिफरेंट अलग कंट्री है, ठीक है, लेकिन इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली से बिहेवियर है हमारे। तो यहां से आज नेपाल में काम करने जाता है, वीजा की भी रिक्वायरमेंट नहीं, आप ऐसे ही जा सकते हो काम करने, ठीक है ना। तो आप नेपाल में काम करने गए, वहां आपने काम किया, शाम को छुट्टी हुई, आप घर। बहुत से नेपाली लोग हैं जो काम करने के लिए आते हैं, जब छुट्टी हो जाती है शाम को वापस अपने घर चले जाते हैं, मतलब जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल बॉर्डर के आसपास सिचुएटेड है, काम करने के लिए दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। इस तरह के वर्कर्स को बॉर्डर वर्कर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉर्डर वर्कर्स, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ना आदमी सोचता है कि यार अब इनको हम कहाँ का रेसिडेंट मानेंगे, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, खर्च अपने घर में आके कर रहे हैं, ठीक। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि यार हम इसको कहां का रेसिडेंट माने। तो बेटा इसके लिए भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोई भी पर्सन सबसे ज्यादा कंजम्पशन कहां करता है? सबसे ज्यादा कंजम्पशन करता है बेटा अपने घर में, ठीक है। तो बॉर्डर वर्कर्स के लिए बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है। जहां उनका घर होगा, जहां वो रिसाइड करते होंगे, जहां वो रहते होंगे, वो काम करते हैं वो नहीं, जहां रहते हैं उसी कंट्री के वो नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। मान लीजिए कोई नेपाल का आदमी है जो इंडिया में आता है काम करने ऑन अ डेली बेसिस, रोज सुबह आता है, काम करता है और फिर शाम को अपना वापस चला जाता है, ठीक है। तो बेटा वो नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा नेपाल का, क्योंकि है नेपाल। अगर कोई इंडिया का पर्सन है जो काम करने जाता है नेपाल में और डेली बेसिस पे वापस आ जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो इस पर्सन को हम कहां का रेसिडेंट मानेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे। आई होप आई एम क्लियर। फटाफट मुझे जवाब दे दो। टॉपिक हो गया जी हमारा खत्म, और अब एक फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारी बुक में दिया हुआ है टेस्ट योरसेल्फ करके, ठीक है ना, जिसमें तकरीबन 5, 6, 7 पॉइंट्स हैं। मैं लोगों से पूछ लूं, आप जवाब दे दीजिए, तो आप लोगों को भी तसल्ली हो जाएगी कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि आप लोगों के कुछ घुसा है, ठीक है। फटाफट जवाब दो। हर्ष, क्लियर डेफिनेशन पूरी? तो नॉर्मल रेसिडेंट टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फटाफट टेस्ट योरसेल्फ वाला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आपको जल्दी जल्दी
जवाब लिखकर भेजना है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन दी इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। क्वेश्चन मैं समझा देता हूं कि इंडिया का एक पर्सन है, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर है बेटा, और वो यूएसए में जो इंडिया की एम्बेसी है वहां पर काम कर रहा है। अब आपसे ये पूछा गया है कि वो पर्सन इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। कम ऑन, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? हर्ष, आपने, सर, ये जवाब क्या, आप बता दीजिए, आप लिख दीजिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉट। चलिए फटाफट लिखिए, जवाब दीजिए। इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? चलिए, ओके, बिल्कुल, यस, सही जवाब है, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि अगर मान लीजिए ये इंडिया है, मैं आपको समझाता हूं क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं, और ये है फॉर एग्जांपल अमेरिका, अमेरिका ही था ना क्वेश्चन में, यूएसए, हाँ जी ठीक है, ये है इंडिया और ये है यूएसए, और यहां पर है इंडियन एम्बेसी, इंडियन इंडियन एम्बेसी। ठीक है जी, तो बेटा हमने पहली पहली जो क्लास थी डोमेस्टिक टेरिटरी वाली क्लास, उसमें ये समझा था कि अगर इंडियन एम्बेसी पॉलिटिकल फ्रंटियर के बाहर, अगर कोई इंडियन एम्बेसी है किसी भी दूसरी कंट्री में, तो इसको ऐड कर दिया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी में। ये इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी है बेटा, तो इसका मतलब इस एम्बेसी में जो भी रह रहा है वो कहां रह रहा है, वो तो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में रह। ठीक है जी, तो नॉर्मली रिसाइड्स इन इंडिया, कमा, खर्च भी इंडिया में कर रहा है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में लाई करता है, तो हर तरीके से दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो जाएंगी, और वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी नाइस। ठीक है जी, ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। चलिए जी, लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, और वो है अ जापानी टूरिस्ट स्टे इन इंडिया 2 मंथ। जापान टूरिस्ट है, घूमने फिरने आया, इंडिया में 2 महीने के लिए ठहरा है, ठीक है ना, 2 महीने के लिए इंडिया में रहा है। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट जब हमने ये पढ़ना शुरू किया था कि कौन कौन डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होता। तो हर्ष, ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है लास्ट 2 महीने से, टूरिस्ट है, जापानीज टूरिस्ट है, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? इंडिया का, यस नो, क्या ये इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा? यस नो? रिप्लाई, जल्दी जल्दी जल्दी, बड़ा टाइम लगाते हो यार रिप्लाई करने में, तुम सोच रहे हो क्या? बिल्कुल करेक्ट, ये जापान का नॉर्मल रेसिडेंट है, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं। ठीक है जी, सिर्फ 2 महीने इंडिया में कोई घूमने आ जाएगा, उससे वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बनेगा। पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही भाई। पहली कंडीशन क्या थी कि ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन द कंट्री, और ऑर्डिनरी रिसाइड का मतलब है फॉर मोर देन 1 ईयर। जी डन। तीसरा पार्ट पॉइंट करते जी, तीसरा पार्ट देखिए, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच देखने के लिए इंडियंस जो है वो पाकिस्तान गए हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए। ठीक है ना, कोई ड्यूरेशन इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन ये बताया कि वो क्रिकेट मैच देखने गए हैं। ठीक है जी, तो अगर कोई इंडिया के लोग क्रिकेट मैच देखने गए हैं पाकिस्तान, तो वो कहां के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे? इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे या पाकिस्तान के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे? रिप्लाईज, फटाफट रिप्लाई कर दो जी, वेटिंग। ये तो बड़ा इजी सा है यार, ये तो टफ नहीं है, इसका रिप्लाई तो जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए। क्विक क्विक क्विक, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है जी, और करेक्ट जवाब क्या है कि इंडिया के ही नॉर्मल रेसिडेंट रहेंगे। देखिए अगर क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, मैं कहता हूं पूरी सीरीज देखने भी जा रहे हैं, तब भी मुझे नहीं लगता कि साल भर से ज्यादा सीरीज चलेगी। ठीक है ना, मैक्स टू मैक्स 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, और फिर वापस इंडिया में आ जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट मैच देखने गए। तो क्रिकेट मैच देखने गए जाने से उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां नहीं हो जाता, क्योंकि अर्निंग तो उनकी कहां से हो रही होगी, इंडिया से ही हो रही होगी। वो एक अलग बात है, क्रिकेट मैच देखने गए हैं तो वहां खर्चा करेंगे, लेकिन अर्निंग, मेन जो सोर्स है अर्निंग इंडिया से हो रही है। और उस अर्निंग का भी, क्रिकेट मैच देखने में आदमी थोड़ा बहुत ही तो खर्च करता है ना, तो उस अर्निंग का भी एक पोर्शन आपने खर्च कर दिया
पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना, लेकिन आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन है, अर्निंग जो है, वो सब चीजें कहां हो रही होंगी? इंडिया में ही हो रही होंगी। तो आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में लाई करता है। और जो पहला पॉइंट है वो भी पूरा नहीं होगा, साल भर से ज्यादा आप पाकिस्तान में थोड़ी रुकोगे। तो जब आप साल भर से ज्यादा पाकिस्तान में रुकोगे ही नहीं, तो आप वहां के नॉर्मल रेसिडेंट बनोगे नहीं, और आप नॉर्मल रेसिडेंट रहोगे इंडिया के। डन, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं जी। अगला पॉइंट है, इंडियंस वर्किंग इन दी यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। अच्छा क्वेश्चन है जी, से सुनिए, फिर से बोल रहा हूं, इंडियंस हैं और यूएनओ के ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो यूएनओ का ऑफिस जो अमेरिका में है, यानी कि इंडियन बंदा जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है, इंडियन बंदा है, वो यूएनओ के ऑफिस में काम कर रहा है अमेरिका के अंदर, लेकिन उसको भी काम करते हुए साल भर से कम हुआ, यानी कि वो अमेरिका में साल भर से कम रहा है। बताइए जी, इंडिया का रेसिडेंट कि अमेरिका का रेसिडेंट, कहां का रेसिडेंट माना जाएगा? इंडिया की अमेरिका का? इंडिया का कि अमेरिका का? इंडिया की अमेरिका का? जल्दी जल्दी करो भाई, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि इंडिया बंदा है, अमेरिका के यूएनओ ऑफिस में काम कर रहा है, यूएनओ का जो ऑफिस है वो अमेरिका के अंदर, और वहां पर वो काम कर रहा है, और उसे अभी वहां काम करते हुए 1 साल से कम समय हुआ है। ओके, अब आ गए हैं कुछ कुछ। सही जवाब है इंडिया का ही नॉन रेजिडेंट जाएगा। अगर उसको 1 साल से ज्यादा समय हो जाता यूएनओ के ऑफिस में काम करते हुए अमेरिका के अंदर ही, 1 साल से ज्यादा समय हो जाता, तो बेटा वो नॉर्मल रेसिडेंट बन जाता अमेरिका का। लेकिन अभी क्योंकि 1 साल से कम हुआ है, तो होम कंट्री का ही नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, और इस बंदे की होम कंट्री क्या कौन सी है? इंडिया, क्योंकि इंडियन है तो उसकी होम कंट्री इंडिया है, तो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का है और वो काम कर रहा है WHO के अंदर, जो कि लोकेटेड है इंडिया में। अरे ये तो बड़ा इजी कर दिया, क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। इंडिया का ही एम्प्लॉई है और WHO में काम कर रहा है, जो इंडिया में ही रहता है। तो भाई अब तो चाहे साल भर से कम हो चाहे साल भर से ज्यादा हो, दोनों ही केसेस में नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा। डन, बहुत ही बढ़िया जी। नेक्स्ट है, फॉरेन विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी ताजमहल। ताजमहल को देखने फॉरेन से एक पर्सन आए हैं, और महीने से वो इंडिया में ही है, 1 महीने तक वो इंडिया में ही रुकेंगे, ताजमहल देखने आएंगे। तो क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट बन सकते हैं कि वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे? बताइए फटाफट, नॉर्मल रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा? फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर मंथ टू सी द ताजमहल, कोई भी बाहर से बंदा आया है, ताजमहल इंडिया में रुक रहा है, वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं। इज दैट क्लियर? वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बन सकता। लास्ट पॉइंट है जी, इसके बाद ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है हमारा, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर हज पिलग्रिमेज, ठीक है ना, हज यात्रा पे जा रहे हैं, ठीक है, इंडिया के मुस्लिम्स हैं, इंडियन मुस्लिम हैं, और वो हज यात्रा पे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है क्या वो के ही नॉर्मल रेसिडेंट रहेंगे या चेंजेस हो जाएंगे कुछ? तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिकॉज हज यात्रा पे जाना, किसी भी जगह टूरिज्म के लिए जाना, घूमने फिरने जाना, रिक्रिएशन पर्पज से जाना, तो आप जिस कंट्री में जा रहे हो आप वहां के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बनोगे, अपनी कंट्री के ही नॉर्मल रेसिडेंट रहेंगे। दूसरी बात, हज यात्रा पे भी अगर आप जाते हैं उसमें 2 महीना 4 महीना 6 महीना लगा देंगे, साल भर से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको वहां रुकने की जरूरत पड़ेगी। तो साल भर से ज्यादा आप कहीं और रुकेंगे नहीं, तो आप अपनी होम कंट्री के ही नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे। और क्योंकि ये इंडियन मुस्लिम्स हैं तो इनकी होम कंट्री है इंडिया, तो बेटा ये नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया ही माने जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। डन, तो ये टॉपिक हो गया है पूरी तरह से खत्म, ठीक है, और नॉर्मल रेसिडेंट वाला टॉपिक हमारा डन हो गया है। हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया क्लास में। दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।